बारिश में बर्तन बेचने वाली प्रेग्नेंट औरत। सुधा अपने पति राजीव के संग कोपासराय गांव में रहती थी। उस दंपति के ब्याह को साल बीतने को आया था कि सुधा के पांव भारी हो जाते हैं। अजी, तुम बहुत ही जल्द पिता बनने वाले हो। पिता बनने की खबर सुनकर राजीव खुशी से झूम उठता है और सुधा को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, सुधा, अरे कुछ महीनों के बाद हम 2 से 3 हो जाएंगे, इसलिए मुझे अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा भरसा ख्याल रख पाऊं। राजीव किसानी करके घर का गुजर बसर बड़े ही आसान तौर से चलाया करता था। 3 महीने के भीतर जैसे उनकी खुशियों को नजर लग गई। उनके दोनों पांव ट्रैक्टर की दरांती के बीच में आने के चलते उसे अपंगता का दीमक लग गया। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ ही क्यों किया? इस गर्भावस्था में तूने मुझ पर ये ढया क्यों डाली? राजीव के पैर अब रहे नहीं, ऐसे में मुझे ही उनका हिम्मत बनना पड़ेगा। मगर मैं तो खेती बाड़ी में जरा भी निपुण नहीं। पास में सिर्फ ये आखिरी चंद पैसे बचे हैं। दहलीज पर बैठी सुधा का मन चिंता के समंदर में गोते लगा रहा था। तभी एक औरत ठेला लेके वहां आती है। लोहे प्लास्टिक के बर्तन के बदले ले जाओ कीमत। एकाएक सुधा की नजर कबाड़ी वाले के ठेले पर पड़े बर्तनों पर जाकर रुकती है और वो कहती है, बचपन में पिताजी ने मुझे ये सिखाया था कि टूटे फूटे बर्तनों को नया कैसे किया जाता है। अब ये कबाड़ के बर्तन ही मेरे घर का भार उठाएंगे। सुधा उस कबाड़ वाली से सारे बर्तनों की मांग करते हुए कहती है, अरे ओ कबाड़ी वाली, ये सारे बर्तन का क्या मोल लोगी? मुझे ये बर्तन चाहिए। पहला कोई ग्राहक देखा मैंने जो कबाड़ बेचना नहीं बल्कि खरीदना चाहता है। 50 का रोकड़ा दो और ले जाओ सारे बर्तन। कबाड़ वाली सुधा से बर्तन बेच देती है। फिर गर्भवती सुधा घर की चौखट पर बैठकर उन टूटे टूटे बर्तनों को पीट पीट कर कहती है, इन टूटे फूटे बर्तनों को मैंने पतली चादर तो बना ली, अभी इनको सुंदर बर्तनों का आकार दिए देती हूँ। सुधा अपने गुणों का प्रयोग करके कबाड़ के उस बर्तन को नए और अद्भुत सांचे में ढालकर कई आकर्षक बर्तन बनाकर कहती है, सुनो जी, मैं इन बर्तनों को बेचने के लिए दूसरे गांव जा रही हूँ, सांझ तक लौट आऊंगी। सुधा, कैसा बेबस पति हूँ मैं। जिस गर्भावस्था में तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, उस घड़ी तुम काम कर रही हो। अजी चिंता मत कीजिए, मेरे भीतर पल रहा बच्चा एकदम सुरक्षित है। सुधा मॉनसून के माह में बर्तनों से भरी टोकरी माथे पर लादकर उन्हें बेचने की खातिर निकल पड़ती है। बर्तन ले लो, सस्ते सस्ते बर्तन ले लो। सुधा गांव गांव घूमकर बर्तनों को बेचने की खातिर आवाज लगाती है। तभी आसमान काले बरसाती बादलों से उमड़ घुमड़ जाता है, जिसे देख सुधा कहती है, सवेरे से सांझ होने को आ गई है, मगर अब तक मेरे एक भी बर्तन नहीं बिके। अगर ऐसे हालत में मैं खाऊंगी नहीं तो मेरे भीतर पल रहे बच्चे का विकास रुक जाएगा। अचानक मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है, मगर सुधा अपने भीतर पल रहे बच्चे की खातिर बरसात को मात देकर बचते बचाते एक बर्तन की दुकान पर जा पहुंचती है। साहब, मेरे इन बर्तनों को खरीद लीजिए। देखिए, ये सारे बर्तन बहुत ही टिकाऊ हैं। यकीन नहीं तो फिर इस हांडी का भार परख कर देख लीजिए। अरे बर्तन तो भले हैं, मगर मैं इसका ज्यादा मोल नहीं दूंगा। जो भी बन पड़े वही दे दीजिए। इन बर्तनों को बेचकर जो भी मिलेगा, इससे अपने भीतर सांस ले रहे जान को बचा तो सकूंगी। दुकानदार सुधा के सारे बर्तनों को खरीद लेता है। सुधा पैसे को मुट्ठी में कसकर बारिश में भीगते भागते घर लौटकर कंपकपाते हुए कहती है, मुझे जल्दी से इस बरसात से खुद को बचाना होगा। अगर एक बार मुझे सर्दी लग गई तो वह सर्दी मेरे भीतर पल रहे बच्चे में निमोनिया पैदा कर सकती है। सुधा झटपट कपड़े बदलकर रसोई घर में जुट जाती है। बर्तन बेचकर ही आज मेरे घर का चूल्हा जल पाया है। अब इन बचे खुचे पैसे से मैं कल ढेर सारी मात्रा में पुराने बर्तन खरीदकर उन्हें नया आकार देकर बेचूंगी। अगली सुबह उठकर सुधा खिड़की से बाहर झांकती हुई कहती है, ये सावन भादों का दिन एकदम आफत मचाने को आता है। बरसात तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझे इस बरसात में भीग कर ही भंगार की दुकान की दूरी तय करनी होगी। सुधा बारिश में भीगकर भंगार के यहाँ से नाकाम बर्तनों को खरीद कर आकर कहती है, भले ही ये बर्तन कबाड़ वालों के लिए नाकाम है, मगर मेरे खातिर ये बड़े काम आने वाली हैं। सुधा चूल्हे में पड़ी राख को निकालकर बर्तनों पर उड़ेलकर उन्हें साफ करती हुई कहती है, ये चूल्हे की राख इन बर्तनों के मैल को खाक कर देगी, क्योंकि इस राख में फास्फोरस के तत्व मौजूद हैं, जो इन बर्तनों के जिद्दी कालेपन को मिटाने में तेजाब का काम करेंगे। वो बर्तनों को मांज धोकर नई सिरे से तैयार करती है, जिसके साथ बर्तन एकदम हीरे के जैसे चमक उठते हैं। फिर वो उन बर्तनों को बेचने गांव पहुंच जाती है। बर्तन ले लो, सस्ते टिकाऊ बर्तन ले लो। बर्तन बेचने की आवाज सुनकर सुरभि बाहर आकर कहती है, अरे ओ बर्तन वाली, जरा दिखाना तो कैसे कैसे बर्तन है तुम्हारे पास।
सुधा उसके पास आकर बर्तन दिखाते हुए कहती है, ये देखो दीदी, ये तसले, ये प्यारी सी कढ़ाई और ये मजबूत पैंदे का पतीला। एक बार इन बर्तनों को खरीद लिया तो समझो सालों साल की छुट्टी। सुरभि उसकी बोली से संतुष्ट होकर बर्तनों को निहारते हुए कहती है, बर्तनों की जात देखकर तो बर्तन एकदम सही जान पड़ रहे हैं। बताओ फिर इन सारे बर्तनों का क्या मोल लगाओगी? जी सारे बर्तनों के 1000 रुपए दे दीजिए। अरे इतने सारे बर्तनों की कीमत बस 1000 रुपए? ठीक है, ये लो। जैसे ही पैसे लेकर सुधा घर की तरफ निकलती है, वो रास्ते में बरसात के बीच फिर घिर जाती है। न जाने आज ये बादल इतनी जिद्दी रुझान क्यों दिखा रहे हैं। सुधा बारिश में लिपटी घर पहुंचकर कामधाम निपटाती है। अब हर एक दिन वो पुराने बर्तन खरीद कर उन्हें नए करके बेचकर अपने अपंग पति और अपने भीतर पल रहे बच्चे का पालन पोषण करती है। देखते ही देखते वो गर्भावस्था के 7वें महीने में कदम धरकर कहती है, 7वां महीना लग चुका है। ऐसे में अब मेरा ज्यादा भार उठाना मेरे बच्चे के खातिर खतरनाक हो सकता है। अगर मैं घर बैठ गई तो दाना पानी चलाना दूभर हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे तो जुड़ ही गए हैं जिससे मैं बर्तनों को ठेले पर बेचूं। बर्तन बेचकर जोड़े हुए पैसे से सुधा अब ठेले पर बर्तन बेचने लगती है। गांव के लोग अब उसी से बर्तन खरीदा करते थे। इस प्रकार सुधा का जीवन पटरी पर आने लगा था। कुल मिलाकर मेरे पास अब इतनी रकम जुड़ गई है जिससे कि मैं थोक में नए बर्तन खरीदकर उन्हें बेच सकूं। तकरीबन 1 महीने बीत जाने के बाद सुधा अपनी गर्भावस्था के 8वें महीने को पार करते हुए अंतिम महीने में कदम धरने के साथ बर्तन की दुकान की नींव रखती है, जहां सत्यनाथ नाम का पहला ग्राहक आता है। कहिए कौन सा बर्तन दिखाऊं? पीतल का, तांबे का, स्टील या एल्यूमिनियम का? अरे भाई, ब्याह में चढ़ाने वाला तांबे का सेट दिखाओ। सुधा एक सभी बर्तनों को दिखाती है। ग्राहक बर्तन खरीदकर उसे दाम चुकता करके चल देता है। तभी सुधा उसे रोक कर कहती है, भाई साहब, अगर किसी को शादी ब्याह के खातिर हांडी सेट की जरूरत लगे तो उन्हें इस बर्तन की दुकान का पता दे देना। यहाँ शादी ब्याह में भाड़े पर भी बर्तन उपलब्ध हैं। अच्छा जी, जरूर। महीने भर के भीतर सुधा के बर्तन की दुकान थोक दाम के चलते सुर्खियों में आ जाती है, जिससे अब हर दिन उसे खूब कमाई होती है, जिससे वो अच्छा खासा घर बनाकर साथ में अपने पति का भी भरसक इलाज कराती है। फिर वो एक बेटे को जन्म देती है और उसे अच्छी परवरिश के साथ बड़ा लिखाकर बड़ा करती है, जिसका पूरा श्रेय गर्भावस्था के मार झेलकर उन दिनों में किए गए सिर्फ उसके हाथों से बने बर्तन को जाता है। दोस्तों, किसी काम को सच्चे लगन के साथ करो तो कामयाबी एक ना एक दिन हमारे कदम जरूर चूमती है। चुड़ैल की भूतिया भुट्टा मशीन। बारिश में नाचती हुई 5 साल की पिंकी अपनी माँ जानकी से भुट्टे देखकर भुट्टे खाने की जिद करती है, जहाँ एक औरत छोटी छतरी के नीचे भुट्टा भून रही थी। माँ देखो ना भुट्टा, माँ भुट्टा दिलाओ ना, इस मौसम में वो खाने का मजा ही अलग होता है। दादी अम्मा इतनी छोटी सी है और बातें देखो। माँ दिला दो ना। अच्छा रुक, पैसे देख लेती हूँ। ये कहकर वो अपने पल्लू में से पैसे चेक करती है तो उसे 2-3 सिक्के ही मिलते हैं और मन में कहती है, अगर इन पैसों से ले लिया तो रात को खाने में क्या बनाऊंगी। पिंकी बेटा रहने देना, बाद में भुट्टा खा लेना। नहीं माँ, मुझे भुट्टा अभी खाना है। अपनी बेटी की जिद के आगे वो उसे भुट्टा दिला ही देती है। फिर दोनों माँ बेटी उस भुट्टे को खाते हैं। तभी रास्ते में उसे लता मिलती है। अरे दोनों माँ बेटी भुट्टा खाते हुए कहाँ जा रही हो? घर जा रहे थे। और तू? मैं जामुन बेचने जा रही थी। मैं तो कहती हूँ तू भी सीजन के हिसाब से भुट्टे वगैरह बेच ले, बारिश के मौसम में बहुत आमदनी होती है इससे। सही कह रही है तू। इसके पापा तो कुछ करने से रहे, उन्हें तो बस सारे दिन नशे में धुत रहना, चिल्लाना आता है। बिल्कुल, कम से कम तू अपनी बेटी के लिए 2 पैसे जोड़ पाएगी। अगले दिन से जानकी अपने बचे हुए पैसों से भुट्टे लेकर आती है और सड़क के किनारे भुट्टे भूनकर बेचना शुरू कर देती है। भुट्टे ले लो, भुट्टे मसालेदार नींबू वाले भुट्टे ले लो, बारिश के मौसम के मजे ले लो, भुट्टे खाकर भुट्टे ले लो। सुनिए जरा, 2 भुट्टे तो देना, नींबू मसाला ज्यादा लगाना। ये सुनकर जानकी उसे 2 भुट्टों पर नींबू मसाला लगाकर दे देती है। शुक्रिया। ये तो बहुत ही अच्छा भुट्टा है। क्या एक और मिल सकता है मुझे? हाँ। ये लीजिए। सुनिए, मुझे 4 भुट्टे पैक कर दीजिए और ज्यादा मत भूनिएगा। इस तरह एक के बाद एक जानकी के पास भुट्टे वाले लोग आते हैं और पहले दिन ही उसकी काफी अच्छी बिक्री हो जाती है, जिसके बाद वो घर आकर अपनी बेटी को फ्रॉक देकर कहती है, आजा मेरी गुड़िया रानी, देख मैं तेरे लिए फ्रॉक लाई हूँ, पहनकर दिखा इसे। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी फ्रॉक है। लगता है आपका भुट्टा बेचने का काम बहुत अच्छा हुआ।
हाँ बेटा, देख अब मैं तेरे लिए कितनी सारी चीजें लाया करूंगी। अरे तू आ गई, ला पैसे दे देना, मुझे पैसे दे आज तो पीकर ही रहूंगा, बड़े दिनों से नहीं पिया। भगवान के लिए हम दोनों माँ बेटी को बख्श दीजिए। शर्म नहीं आती आपको? नशे में धुत होकर भी कह रहे हैं कि मैंने नशा नहीं किया, खुद तो कुछ करते नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगी? दे पैसे मुझे ये। ये बोलकर किशोर उससे पैसे छीनने की कोशिश करता है, पर जानकी उससे पैसे नहीं देती। दोनों का लड़ाई झगड़ा देखकर पिंकी खटिया के नीचे छुप जाती है। किशोर उसे मारता है कि वो एक बेलन किशोर के सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। भगवान का शुक्र है मैं बच गई। पिंकी बेटा कहाँ है? तभी जानकी को उसकी बेटी खटिया के नीचे मिलती है। वो उसे बाहर बुलाकर गले से लगा लेती है। वक्त बीतता है। इसी तरह जानकी भुट्टे को बेच कर अपने घर का खर्चा चलाती है कि एक दिन लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो चल बसती है। जिसके बाद किशोर के होते भी पिंकी अनाथ हो जाती है। किशोर को अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं था, वो बस हर वक्त नशे की धुत में रहता था। एक दिन पिंकी को अपनी माँ की बहुत याद आती है। पापा, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है और भूख भी लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। अरे दूर हटो मुझसे, अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? और मैं तुझे कुछ नहीं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, चली जा यहाँ से। निर्दय किशोर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो रोती हुई जाती है और भुट्टे बेचने वाली जगह पर ही जाकर बैठ जाती है, जहाँ बारिश होने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, पापा बहुत गंदे हैं, बहुत मारते हैं, मुझे भूख लग रही है, आप आ जाओ ना। उसके ये कहते ही जानकी आ जाती है। अपनी बेटी को अपना पल्लू उड़ाकर भीगने से बचाते हुए कहती है, बेटा रो मत, मैं आ गई हूँ, तूने बुलाया तो आना ही पड़ा। तेरे पापा लापरवाह हुए तो क्या हुआ, मैं तेरी परवरिश करूँगी। माँ, आप आ गई, मुझे पता था माँ आप जरूर आएंगी। तू चिंता मत कर, मैं तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, पर तू ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि मैं सिर्फ तुझे ही देखूँगी और तू मुझे देखेगी। मेरी बेटी को भूख लगी है ना, आजा खाना खिलाती हूँ। ये बोलते ही बारिश बंद हो जाती है। जिसके बाद जानकी उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है और फिर भुट्टा। अगले दिन से चुड़ैल मामूली इंसान बनकर उसी जगह भुट्टा बेचती है। भुट्टा ले लो, भुट्टा, मसालेदार नमक वाला भुट्टा, ऐसा भुट्टा कहीं नहीं मिलेगा, जल्दी आओ भुट्टा ले लो। आंटी एक भुट्टा देना। ये लो बेटा, भुट्टा ले लो। पहले की तरह जानकी के भुट्टों की बिक्री बहुत अच्छी होती है। देखते ही देखते उस पर काफी पैसे हो जाते हैं, जिससे वो अपनी बेटी को खाना खिलाती है, कपड़े दिलाती है, उसे स्कूल भी भेजती है। पिंकी भी अब खुश रहती थी। उसे खुश देखकर स्कूल और गांव के सभी लोग असमंजस में थे। अरे ये तो जानकी की बेटी है ना, उसका बाप तो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, न खाना देता, तो फिर ये इतनी खुश कैसे है? वही तो मैं भी सोच में डूबी हूँ, इसके स्कूल तैयार करके कौन भेजता है? खैर छोड़ो, हमें क्या। ये कहते ही दोनों चली जाती हैं। चुड़ैल जानकी किसी तरह भुट्टे बेचकर अपनी बेटी का परवरिश करती है। एक दिन नए कपड़े पहनकर पिंकी खेल रही थी कि किशोर उसका हाथ पकड़कर कहता है, अरे तेरे पास ये नए कपड़े कहाँ से आए और तू खाना कहाँ से खाती है आजकल? बता क्या चल रहा है ये सब? पैसे है ना तुझ पर? ला मुझे पैसे दे दे, पैसे दे मुझे। पापा छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। माँ, कर ले जितना भी मामा, हाँ कर ले, तेरी माँ अब नहीं आएगी। ये सुनते ही चुड़ैल उसे पटक पटक कर मारती है और कहती है, खबरदार, मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो तूने अपने बाप होने का फर्ज छोड़ दिया है, लेकिन इसकी माँ मरने के बाद भी इसकी चिंता करती है। चुड़ैल जानकी, अरे तुम चुड़ैल बनकर आ गई। हाँ, अपनी बेटी के लिए मुझे आना ही पड़ा। मेरी बेटी को जरा सा भी तंग किया तो जान ले लूंगी। चुप हो जा बेटा, आज मेरे साथ चल। ठीक है माँ। किशोर चुड़ैल की बात से सहम जाता है। वही ये सब होता हुआ पूरा गांव देख लेता है और कहता है, मतलब ये सब इसकी माँ कर रही थी? अरे कहीं जानकी ने हमें नुकसान पहुंचाया तो? ये प्रकृति के खिलाफ है, आत्मा का होना अच्छी बात नहीं है। कल को तुम्हारे बच्चों को परेशान किया तो? अरे बेहतर होगा मार डालो, जला डालो इसे। हाँ, इसे जला डालो, इसे कोई हक नहीं है रहने का।
ये सब आप क्या कर रहे हैं? होश में हो? हाँ, होश में तो है, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए आई हूँ। लोग उसकी एक नहीं सुनते और मशाल लेकर जलाने के लिए आते हैं। तभी गुस्से से चुड़ैल एक तेज आंधी लाती है, जिससे वो मशालें बुझ जाती हैं और लोग डर जाते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं बस अपनी बच्ची के लिए आई हूँ। मेरा आप सबको नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। किशोर को तो आप जानते ही हैं, उसने अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया और कितनी बदसलूकी की। अभी भी मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप सबके सामने मेरा ऐसा मत कीजिए। प्लीज प्लीज, आप सब मेरी मम्मी को कहीं मत भेजो, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। पापा मुझे बहुत मारते हैं, वो मेरा ख्याल नहीं रख सकते, मुझे खाना भी नहीं देते। सभी लोग उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू देखकर पिघल जाते हैं और जानकी को हमेशा के लिए उसके पास रहने की इजाजत दे देते हैं। तब से जानकी चुड़ैल बनकर अपनी बेटी का ख्याल रखती है। कचौड़ी बेचने वाली सास बहू की सफलता। श्यामली गांव में रहने वाली कंचन और फूलवती सास बहू की जोड़ी घरेलू तौर पर कचौड़ियां बनाकर बेचा करती थी। अरे वाह बहू, तेरे हाथों की तली सारी कचौड़ियाँ कैसे गुब्बारे के जैसे फूल रही है। माँ जी, कचौड़ियाँ जितनी अच्छी बनेंगी, बिक्री उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगा कचौड़ियों का उत्पादन। ले बहू, मैंने आलू काट धोकर रख दिए हैं, भंडारा आलू तैयार कर दे। कंचन कचौड़ियां तलने के बाद सब्जी तैयार करती है। दोपहर होने को आ गई है, अब तक कोई भी कचौड़ी खाने नहीं आया। अरे बहू, अपने गांव के भीतर गिने चुने संख्या में तो लोग हैं, हो सकता है देरी में आए। कुछ देर बाद, अब फूलवती भौजाई, अरे कहाँ हो? अरे एक साथ कहाँ ओझल हो गई सास बहू की टोली? शंभू चाचा, आप? बहुरिया, जरा जल्दी से 4 कचौड़ियां और एक कटोरी चटपटी भंडारा आलू की सब्जी दे दे। क्यों शंभू, सवेरे से कहाँ लापता थे? अरे पूछो मत भौजाई, सवेरे से खेत की बनिहारी में लगा पड़ा था। अब वो तो गनीमत है कि इस गांव में तुम दोनों सास बहू ने घर में ही कचौड़ी बेचने का धंधा खोला हुआ है, वरना हम जैसे बिना लुगाई वाले लोग धूप से जलकर मरकर चूल्हा झोंकते हैं। वो सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार से खुशहाल थीं। बहू, कितना भला है ना कि हम घर की देखरेख के साथ इन कचौड़ियों से कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। सो तो है माँ जी, हम थोड़े में भी खुश हैं। कचौड़ियां बेचकर दोनों सास बहू इतना जोड़ लेती थीं, जिससे घर का गुजर बसर साधारण तौर पर चल सके। मगर एक सवेरे काला पोश पहने हुए एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनिए सुनिए, जरा रूपम चौधरी या उनकी पत्नी को बुला दीजिए। कहो बाबू साहब, मैं ही उनकी धर्मपत्नी हूँ। जी, क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? कहिए साहब, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं कोर्ट की तरफ से आपको कुछ विशेष जानकारियां देने आया हूँ। आपके पति रूपम चौधरी और उनके सुपुत्र जगदीश चौधरी ने कुछ समय पहले ये घर गिरवी रखकर भारी मात्रा में कर्जा लिया था और उन्होंने समय से पैसा चुकता नहीं किया। इसलिए जिस व्यक्ति ने उन्हें पैसे दिए थे, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और यह मुद्दा अब उच्च न्यायालय तक पेश हो चुका है। इसलिए यह घर पूरी तौर पर न्यायालय के जब्तीकरण में होगा। ये सुनकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनकी आंखों में आंसू डबडबा पड़ते हैं। देखिए वकील साहब, आपके नजरिए से ये घर ईंट पत्थर का है, मगर हमारी लाखों याद इस घर से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं एक वकील हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपको ये घर खाली करना होगा। मगर वकील साहब, उससे पहले हमें कोर्ट की तरफ से कुछ मोहलत तो मिलेगी। आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा सरकार इस घर पर अपना दावा करेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। उस वकील के जाने के बाद फूलवती कहती है, बहू, इतने कम मोहलत में हम घर को कैसे छुड़ा पाएंगे? इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से अदा करेंगे? माँ जी, विश्वास से भरी औरत चाहे तो अपने बुलंद हौसले से पर्वत भी हिला सकती है। अब हमें घर की दहलीज से बाहर कदम रखना होगा और अपने कचौड़ियों के कारोबार को सिर्फ इस गांव के सीमा में रहकर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक गांव हॉल तक छाना होगा। दोनों सारी जमा पूंजी की जोड़ती करने लगती हैं। बहू, पाई पाई जोड़कर भी कचौड़ी के कारोबार के खातिर कम है। माँ जी,
हाल फिलहाल की खातिर एक पुराना ठेला और एक स्टोव खरीद लेते हैं। बाकी हांडी बर्तन इत्यादि तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। दोनों सास बहू सूर्योदय से पहले जागकर सारा इंतजाम करती हैं। माँ अन्नपूर्णा, आज आपका नाम लेकर हम सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं। माँ, हमें सफलता देना। दोनों गांव देहात घूमती हुई कचौड़ियां बेचने की खातिर ऊंचे स्वर में आवाज लगाती हैं। कचौड़ियाँ खा लो, गर्मा गर्म फूली फूली स्वादिष्ट कचौड़ी खा लो। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा। ग्राहक अक्सर वहीं जमावाड़ा लगाते हैं जहां उन्हें कुछ मुफ्त मिले। पेश है गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ तीखी चटपटी आलू भंडारा सब्जी एकदम मुफ्त। खुशबू से मात कर कुछ लोग उनके ठेले के पास आते हैं। अरे ओ ठेले वाले, जरा चखाना तो अपनी कचौड़ियां। कंचन झटपट हाथ चलाकर उस युवक को कचौड़ी और सब्जी परोस देती है। अरे वाह भाई, तुम्हारी इन कचौड़ियों का स्वाद तो लाजवाब है। हाँ, मुंह से छूट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर जैसे ही शाम होने को आती है, दोनों सास बहू ठेले को बढ़ाने लगती हैं। माँ जी, हमें जल्दी से अपनी कचौड़ी के ठेले को लेकर बाजार में पहुंचना होगा, क्योंकि शाम की बेला में गांव देहात के लोग बाजार में खाने निकलते हैं। वो बाजार के एक खाली नुक्कड़ पर खड़ी हो जाती हैं। तभी सास बहू की कचौड़ी की खुशबू से लुभाते हुए लोग मानो उनके ठेले पर जमा हो जाते हैं। अरे ओ काकी, जल्दी से हमका ही कचौड़ी चखा दो। राबड़ी गपागप अनेकों कचौड़ी को खाने लगती है। वाह, क्या स्वादिष्ट कचौड़ियाँ हैं, और ये भंडारा आलू तो इन कचौड़ी के शान में एकदम मेल खा रहा है। पहले ही दिन सास बहू की कचौड़ियों की लूटपाट मच जाती है। भरोसा ही नहीं हो रहा कि पहले दिन के भीतर ही सारी कचौड़ी बिक जाएंगी और हमें इतनी कमाई होगी। कल से हमें अपनी कचौड़ी का उत्पादन दुगना करना होगा बहू। अगली भोर दोबारा से वो कचौड़ी तैयार करके उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। अब किस्मत उनका भरसक साथ देती है, जिससे उनकी कचौड़ी का ठेला धावक की तरह दौड़ पड़ा था। 1 महीने बाद दिन रात कचौड़ियाँ बेचकर भी अभी तक सिर्फ इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं। बहू, ये तो फिरौती की आधी रकम भी नहीं है, हमको कुछ बड़ा करना होगा। माँ जी, एक तरकीब है जिससे कि हम आने वाले 2 महीनों में कोर्ट के पैसे चुका सकते हैं। हमें अपनी कचौड़ियों की श्रेणी में कुछ और जोड़ना होगा। जैसे कि बहू? माँ जी सोचिए, जब हम सादी कचौड़ी और सब्जी बेचकर इतना पैसा कमा सकते हैं, तो अगर हम अपनी कचौड़ी के ठेले में राज कचौड़ी, दही कचौड़ी, दाल कचौड़ी, मोठ कचौड़ी भी शामिल कर लें तो? वैसे ये सारी कचौरियाँ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोनों सास बहू भिन्न भिन्न प्रकार की कचौड़ी बनाकर बाजार में आती हैं। भाई और बंधुओं, पेश है सास बहू की गरम ठंडी कचौड़ी का तड़का, जिसमें शामिल है राज कचौड़ी, मोठ कचौड़ी, दही कचौड़ी मात्र 10 रुपए में। अरे वाह, आज तो तुम्हारे ठेले पर दर्जनों कचौड़ियों की वैरायटी है, सभी में से चखा दो। अरे मुझे जल्दी से 1 प्लेट राज कचौड़ी बना कर देना। मुझे ढेर सारी दही कचौड़ी। सास बहू लोगों की फरमाइश पर उन्हें कचौड़ी खिलाने में जुट जाती हैं। जहां उनकी कचौड़ी का ठेला खत्म होता है, वहीं उनके पैसे की पोटली भरती जाती है। अब पूरे बाजार में उनकी बनाई कचौड़ी को भारी मात्रा में पहचान मिलती है। लोग उनकी कचौड़ी की सराहना करते हैं। अरे सचमुच आपकी ये बनाई कचौड़ियाँ एक से बढ़कर एक हैं। मैं अपने घर के जश्न में आप दोनों सास बहू की कचौड़ी जरूर शामिल करूंगी, क्योंकि इन कचौड़ी के बिना जश्न फीका रह जाएगा। सास बहू की कचौड़ी को लोगों के द्वारा पूर्ण प्रोत्साहन के साथ शादी पार्टियों के ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई शुरुआती दिनों से 2 गुनी चौगुनी हो जाती है। 2 महीने बाद पैसे का इंतजाम कर लिया। दोनों उसी पल पैसे लेकर अदालत पहुंचती हैं। ये रहे आपके पैसे। आज से आपका हमारे घर पर 1 पैसे का भी अधिकार नहीं। इतनी बड़ी राशि इतने कम वक्त में कैसे की आपने? मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप उस दिन नहीं आए होते तो हम सास बहू को अपने हाथों की कलाबाजी की पहचान ही नहीं होती। अपने घर को बचाने के खातिर हमने कचौड़ियाँ बेची और हम सास बहू को उससे बड़ी सफलता मिली, जिसका श्रेय आपको जाता है। क्योंकि अगर आप हमें उस दिन चिंता देकर नहीं जाते तो आज हम भी उन्हीं 4 दीवारी में रहकर कचौड़ी बेचते रहते।
इन सास बहू की सफलता देख वकील हक्का बक्का रह जाता है और सास बहू की कचौड़ी के कारोबार से न सिर्फ उनके पुराने घर का सफर पक्के मकान बल्कि कचौड़ी का ठेला दुकान में बदल जाता है। 4 गर्भवती चुड़ैल बहनें। हाय हाय, ये गर्मी बिल्कुल मार ही डालेगी। वो तो शुक्र है कि हमारे पास हमारे रसीले रसीले ठंडे ठंडे मीठे मीठे आम हैं। अरे हाँ दीदी, गर्भवती होने के बाद आम खाने का स्वाद तो सबसे अलग ही है। अरे भूलो मत, इन आमों को खाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ था। अरे उसे कोई कैसे बोल सकता है, वो तो हमारा बहुत बड़ा राज है। खैर छोड़ो, चलो अगर आम खाने हैं तो थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो अपना शिकार ढूंढने चलते हैं, तभी हमें इन रसीले आम को खाने का मौका मिलेगा। वो चारों बहनें गर्भवती होती हैं और अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो चारों यहाँ वहाँ जिंदा इंसानों को ढूंढने लगती हैं। अरे अरे, इस गांव में तो कोई भी दिख नहीं रहा। भला हम अपना शिकार कैसे ढूंढें? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जरा निगाहों को गाड़ कर देख, तुझे तेरा शिकार बहुत जल्दी मिल जाएगा। तभी उन्हें एक औरत पनघट से पानी निकालते हुए दिखाई देती है। अरे वो देखो, वो रही हमारी शिकार। अब हम पेट भर के आम खाएंगे। चलो, फिर किस बात की देरी है, जल्दी से चलो वरना देर हो जाएगी। वो चारों चुड़ैल बहनें उस औरत को चारों तरफ से घेर लेती हैं। आ गई राम दुलारी हमारे झांसे में। ये तो मेरा शिकार है। अरे नहीं, ये तो मेरा शिकार है। ये किसी का शिकार नहीं है, इसे हम चारों आपस में बांटेंगे। ये हुई ना बात। वो बेचारी औरत अपनी चारों तरफ 4 चुड़ैलों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डरते हुए उनसे कहती है, चुड़ैल चुड़ैल, हे भगवान, एक साथ 4 चुड़ैल, अब मेरा क्या होगा। अरे ओ चुड़ैलो, मेरा पीछा छोड़ दो। भला तुम चारों मेरे पास क्यों आई हो? अभी बताती हूँ तुझे। चलो बहनों, इसे अपने साथ ले चलो। वो चारों उस औरत को पकड़ लेती हैं और हवा में उड़ाते हुए जंगल में आम के पेड़ के पास ले जाती हैं। वो एक बहुत बड़ा विशाल आम का पेड़ होता है, जिसके आम बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसके सामने खड़ी होकर वो चारों उस आम के पेड़ से कहती हैं, मेरे भूतिया आम के पेड़, अपना भोजन प्रकट करो और हमें आम दे दो। चुड़ैलों के इतना कहते ही आम के पेड़ के अंदर से एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर वो चारों चुड़ैल उस औरत को भेज देती हैं, जिसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और आम के पेड़ से 4 आम नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें वो चारों चुड़ैल बहनें उठाकर खाने लगती हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या रसीले रसीले आम हैं। इन्हें खाकर तो जन्नत मिल जाती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत फल केवल आम ही है। अगर आम ना हो तो हमारा गुजारा तो हो ही नहीं सकता। एक आम की कीमत तुम क्या जानो चुड़ैल बहनों, इसके पीछे कितना बड़ा राज छुपा है। राज की बात छोड़ो और आम खाने पर ध्यान दो। इन आमों को खाने से ही हमारी शक्तियाँ बढ़ेंगी और हमारे बच्चे जीवित रहेंगे। वो चारों चुड़ैल आम खाकर वापस आम के पेड़ पर चढ़ जाती हैं और उसी पर सो जाती हैं। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, सुबह उस औरत के गायब होने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। अरे क्या बताऊं गांव वालों, एक एक करके हमारे गांव के सभी लोग गायब होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा। अरे शंकर भैया, आपकी पत्नी को मिलाकर पूरे 18 लोग गायब हो चुके हैं हमारे गांव से। अरे अगर इसी तरह रहा तो इस गांव का पूरा पत्ता साफ हो जाएगा और ये गांव एक खंडर की तरह बन जाएगा। अरे ये सब तो ठीक है, मैंने कुछ लोगों से पता किया था, हमारे गांव की एक लड़की कल रात से ही सदमे में है, कुछ भी कह नहीं पा रही है। चलो एक बार उसे देख कर आते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर उस लड़की के पास चले जाते हैं, जिसका नाम गायत्री होता है। गायत्री अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रही होती है। वो 4 थी और चारों ही भयानक थी। पता नहीं कहाँ से आई है, कोई नहीं जानता। कोई उन्हें इस गांव से भगा दो, नहीं तो इस गांव का विनाश हो जाएगा। गायत्री की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग गायत्री को एक तांत्रिक बाबा को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उसके माथे पर अपनी भभूति का तिलक लगाता है और अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है, जिसके बाद गायत्री पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और तांत्रिक बाबा से कहती है, बाबा
वो भयानक चुड़ैल, वो 4 चुड़ैल थी। कल रात मैंने उन्हें खुद देखा। वो चारों एक औरत को अगवा करके ले गई। वो चारों चुड़ैल उस औरत को जंगल की तरफ ले गई थी। गांव वालों, लगता है गांव के लोगों को वही चुड़ैल गायब कर रही है। हमें आज की रात उन चुड़ैलों को ढूंढने के लिए जंगल में जाना होगा। गांव के सभी लोग गायत्री को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही रात होती है, रात होते ही तांत्रिक बाबा गांव के लोगों के साथ जंगल में चुड़ैलों को ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखाई देता है, जहां 4 गर्भवती चुड़ैल उस आम के पेड़ पर गहरी नींद में सो रही होती हैं। अच्छा, तो चुड़ैल गांव के लोगों की नींद हराम करके यहाँ चैन की नींद सो रही है। तांत्रिक बाबा उन चारों चुड़ैलों को जगाने के लिए उनके ऊपर अपनी भभूति फेंक देता है, जिसके बाद वो चारों तड़पती हुई कहती हैं, अरे तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अपनी भभूति फेंकने की? लगता है तांत्रिक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ पर आया है। देखो चुड़ैल, मैं बस यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि तुम चारों चुड़ैल इस आम के पेड़ पर क्या कर रही हो और गांव के लोगों को गायब क्यों कर रही हो। तू कौन होता है हमसे ये सब पूछने वाला? अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। नहीं तो हम तेरा वो हाल करेंगे जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं जानता था कि तुम चुड़ैल ऐसे नहीं मानोगी। रुको, तुम्हें मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तांत्रिक अपनी शक्तियों से उन चारों चुड़ैलों को ऊपर वार करते हैं, जिसके बाद वो चारों की चारों तड़पने लगती हैं। रुक जा तांत्रिक, ऐसा मत कर। मैं तुझे सब बताती हूँ, आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है, हम चारों बहनें अपने पतियों के साथ इस गाँव में रहा करती थी। हम चारों उस समय गर्भवती थी। हमारे घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई थी, इसलिए हम चारों लकड़ियाँ काटने के लिए इस जंगल में आए थे। लकड़ियाँ काटने और सूखी लकड़ियों को ढूंढते हुए हमें ये विशाल आम का पेड़ दिखाई दिया, जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े और रसीले आम लटके हुए थे। गर्भवती होने की वजह से हमारा आम खाने का मन किया, जिसके बाद हमने इस पेड़ के आम तोड़ लिए। लेकिन आम तोड़ने के बाद ये पेड़ अचानक से जिंदा हो गया और इसने हमसे कहा, मैं एक श्रापित पेड़ हूँ और तुमने मेरे पेड़ के आम खाए हैं। आज से तुम चारों भी श्रापित हो और अब तुम चारों की चारों भयानक चुड़ैल बनकर मेरे लिए इंसानों का शिकार करोगी और बदले में मैं तुम्हें इस पेड़ का आम दूंगा। अगर अपने बच्चों को जिंदा चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए ये सब करना ही होगा। उसके इतना कहते ही हम चारों बहनें चुड़ैल में बदल गई। हमारे पास और कोई चारा नहीं था अपने बच्चों को जिंदा पैदा करने के लिए। हमने गांव के लोगों का शिकार करके इस पेड़ के हवाले करना शुरू कर दिया। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ से मुक्ति दिलाने में मदद करूंगा, जिसके बाद तुम चारों की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम चारों बहनों के बच्चे जिंदा पैदा हो जाएंगे। तांत्रिक की ये बात सुनने के बाद चारों चुड़ैल उसकी बात से सहमत हो जाती हैं, जिसके बाद तांत्रिक वहीं पर एक हवन शुरू कर देता है और देखते ही देखते उन चारों चुड़ैलों के बच्चे जीवित उनके गर्भाशय से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद उन चारों चुड़ैल बहनों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उन चारों बच्चों को तांत्रिक बाबा अपने साथ ले जाते हैं और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। अमीर और गरीब का रक्षाबंधन। जमुनानगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बहुत सारे साहूकार और बनिए रहते थे। गांव में बहुत सारे ठाकुर भी रहते थे और पूरे गांव पर ठाकुरों का राज था। ठाकुरों की मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उसी गांव में बहुत सारे गरीब किसान और मजदूर भी रहते थे, जो ठाकुरों की जमीन पर काम किया करते थे और बदले में ठाकुर उन्हें खाने के लिए अनाज और कुछ पैसे देते थे। उसी गांव में गोवर्धन नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोवर्धन के परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का और एक लड़की रहती थी। गोवर्धन की एक बहन भी थी, जो शादी के बाद ही विधवा हो गई थी। तब से वो गोवर्धन के पास ही रहती थी। गोवर्धन के लड़के का नाम रोशन था और लड़की का नाम संजना था। एक दिन गोवर्धन अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ रोशन की मम्मी, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना। प्यास के मारे मेरा तो गला ही सूखे जा रहा है। गोवर्धन की पत्नी रसोई से एक गिलास पानी लाकर गोवर्धन को देती है और कहती है, अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इतना काम मत किया करो, कभी तो आराम कर लिया करो। तब गोवर्धन अपने जूते उतारते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, अपने जीवन में आराम कहाँ है।
अगर काम न करूं तो घर कौन चलाएगा? एक बार रोशन बड़ा हो जाए फिर मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा। तब गोवर्धन की पत्नी कहती है, तीर्थ यात्रा छोड़ो और तीज त्योहार के बारे में सोचो। 2 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है। घर में कुछ पैसे तो होने चाहिए ताकि हम लोग कुछ मिठाइयाँ खरीद सकें। गोवर्धन खटिये से खड़े होकर कहता है, उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, कहीं ना कहीं से कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। गोवर्धन और उसकी पत्नी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गोवर्धन की बहन आ जाती है। भैया, मैं गांव के सरपंच के पास जा रही हूँ। वहाँ कुछ काम करने वाले मजदूरों की जरूरत है और सरपंच ने मुझे बुलाया है। तब गोवर्धन कहता है, ठीक है बहना, अगर मैं भी अच्छे पैसे वाला होता तो तुम्हें इस तरह काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर शाम को जल्दी घर आ जाना। इसके बाद गोवर्धन की बहन घर से बाहर चली जाती है। गांव के सरपंच ठाकुर साहब थे। पिछले कई सालों से ठाकुर खानदान के लोग ही गांव के सरपंच बनते थे। थोड़ी देर बाद गोवर्धन का लड़का रोशन खेत से वापस घर आ जाता है और चारे का कट्टा घर के बाहर रख देता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ, अरे ओ माँ, मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। तब रोशन की माँ रसोई से आवाज लगाते हुए कहती है, हाँ बेटा, तू हाथ मुंह धोकर आ जा, खाना तैयार है। थोड़ी देर बाद रोशन की बहन संजना भी सिलाई मशीन का काम करके घर आ जाती है और सारे लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते समय रोशन की माँ रोशन से कहती है, बेटा, 2 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है। इस बार तू अपनी बहन को राखी पर क्या देगा? तब रोशन कहता है, माँ, मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन को कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। तब संजना कहती है, रहने दो भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा और मम्मी पापा का प्यार ही मेरे लिए बहुत है। इसके बाद सभी लोग खाना खाने में व्यस्त हो जाते हैं। उधर गोवर्धन की बहन ठाकुर के घर में काम करने पहुंच जाती है। ठाकुर के घर में रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थी। तभी ठाकुर साहब गोवर्धन की बहन को देख लेते हैं और कहते हैं, अरे आओ बिटिया, घर में रक्षाबंधन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? और असल में मुझे सजावट के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवाया। तुम अंदर जाकर सारे फूल सजा दो, जाओ। तब गोवर्धन की बहन कहती है, जी ठाकुर साहब, मैं अभी सारा घर फूलों से सजा देती हूँ। इसके बाद गोवर्धन की बहन हवेली के अंदर चली जाती है। हवेली के अंदर ठकुराइन तरह तरह की मिठाइयाँ बना रही थी और बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे। गोवर्धन की बहन ठकुराइन से पूछती है, क्या बात है चाची, इस बार रक्षाबंधन की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। इससे पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तब ठकुराइन कहती है, बेटा, ठाकुर साहब की बहन शादी के बाद पहली बार मायके आ रही हैं, इसलिए ठाकुर साहब इतनी तैयारियां करवा रहे हैं। इसके बाद ठकुराइन मिठाई की थाली लेकर अंदर चली जाती हैं और गोवर्धन की बहन अपने काम में जुट जाती है। उधर गोवर्धन और रोशन खाना खाने के बाद वापस अपने खेत की तरफ निकल पड़ते हैं और संजना अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगती है। चावल बीनते समय संजना अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैंने सिलाई मशीन की मदद से भैया के लिए एक अच्छी सी राखी बनाई है। मैंने एक राखी बुआ के लिए भी बनाई है ताकि वो पापा को राखी बांध सके। तब संजना की मम्मी संजना से कहती हैं, ठीक है बेटा, और आज के दूध को बचा कर रखना ताकि कल कुछ मिठाइयाँ बन सके। शाम होते होते गोवर्धन और रोशन खेत से गाय का दूध निकालकर घर ले आते हैं। उधर बुआ भी ठाकुर के घर सजावट का सारा काम खत्म कर देती हैं और वापस घर आने लगती हैं। तभी ठकुराइन उससे कहती हैं, रुको बेटा, ये मिठाई का डिब्बा लेते जाओ और रक्षाबंधन को यहाँ आ जाना। उस दिन घर में बहुत काम रहता है। तब बुआ कहती हैं, ठीक है चाची, मैं गोवर्धन भैया को राखी बांधकर तुरंत यहाँ आ जाऊंगी। रोशन की बुआ मिठाई का डब्बा लेकर घर आ जाती है और घर के सारे लोग मिलकर मिठाई खाते हैं। गोवर्धन के घर में केवल एक ही खटिया थी जिस पर गोवर्धन सोया करता था। बाकी सभी लोग नीचे जमीन पर सोते थे। धीरे धीरे करके 2 दिन गुजर गए और रक्षाबंधन का दिन आ गया। गोवर्धन ने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। वो उन्हीं पैसों से अपनी बहन के लिए एक साड़ी खरीद लेता है और रोशन की जेब में
केवल 5 रुपए थे। वो सोचता है, इतने कम रुपए में मैं संजना दीदी के लिए कुछ भी नहीं ले सकता और पिताजी से भी पैसे कैसे मांग सकता हूँ क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं हैं। इतना सोचते सोचते रोशन गांव के बाजार में पहुंच जाता है। बाजार में बहुत सारी मिठाई की दुकानें लगी हुई थी और बच्चे खिलौने खरीद रहे थे। गांव के सारे बनियों की तो आज चांदी कट रही थी। रोशन काफी देर तक सभी चीजों को देखता रहा, लेकिन उसके पास सिर्फ 5 रुपए थे। तभी रोशन को गरम गरम जलेबियों की खुशबू आती है और वो जलेबी की दुकान पर पहुंच जाता है। रोशन जलेबी वाले से पूछता है, चाचा ये जलेबी किस हिसाब से दे रहे हो? तब वो जलेबी वाला कहता है, बेटा जलेबी पूरे 20 रुपए किलो बिक रही है, अभी बिल्कुल गरम गरम निकाल रहा हूँ। तब रोशन अपनी जेब में हाथ डालता है और 5 रुपए निकाल कर कहता है, लो चाचा पाव भर जलेबी दे दो। पाव भर जलेबी लेकर रोशन अपने घर पहुंच जाता है। रोशन की बहन संजना घर पर रोशन का इंतजार कर रही थी। रोशन के पहुंचते ही वो रोशन को राखी बांधती है और रोशन उससे कहता है, ये लो बहन जलेबी खा लो, मेरे पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है। तब संजना कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। इसके बाद दोनों भाई बहन जलेबियां खाते हैं। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर गोवर्धन मन ही मन खुश होता है। इसके बाद रोशन की बुआ गोवर्धन को राखी बांधती हैं और गोवर्धन उसे एक साड़ी देता है। साड़ी पाकर गोवर्धन की बहन बहुत खुश होती है। गोवर्धन को राखी बांधने के बाद गोवर्धन की बहन ठाकुर के घर पहुंच जाती है। हवेली के अंदर ठाकुर साहब की बहन ठाकुर साहब को राखी बांध रही थी। बगल में ढेर सारी मिठाइयाँ और उपहार रखे थे। ठाकुराइन गोवर्धन की बहन को देख लेती है और कहती है, अरे बिटिया अंदर आ जाओ, ये लो मिठाई का डिब्बा और कुछ कपड़े भी। और फिर गोवर्धन की बहन को चांदी के पायल पहनाए गए और सोने के झुमके भी दिए गए। ये सब पाकर गोवर्धन की बहन बहुत खुश हुई। इस प्रकार अमीर ठाकुर साहब और गरीब गोवर्धन के घर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है।